Hello and welcome everyone to this first lecture of body fluids and circulation. Okay. सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है ना, इसको बहुत लोग ब्लड के नाम से भी पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली हम लोग ब्लड को ही डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. सो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर, इसको बहुत जगह आपको ब्लड के नाम से भी देखने को मिल जाएगा कि पूरे चैप्टर को ही ब्लड के नाम से हम लोग पढ़ाते हैं. ठीक है. सो ये जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर है, ये आता कहाँ से? ये चैप्टर आता है 11th से. 11th की जो NCERT है, 11th की NCERT में लास्ट यूनिट है एक, उसका नाम क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी. ठीक है. ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 3 है वो क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. ठीक है. अभी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक बार फटाफट ये देख लेते हैं. ठीक है. सबसे पहली बार बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आफ्टर ऑल बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत क्या है ह्यूमंस को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को. ठीक है. बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत क्या है हमारे को. नेक्स्ट हम देखेंगे कि बॉडी फ्लूइड्स में है क्या क्या. तो बॉडी फ्लूइड्स में हम बेसिकली ब्लड और लिम्फ को देखते हैं. ठीक है. यहाँ पर ब्लड में फोकस करेंगे हम लोग. ब्लड में हम लोग देखेंगे कि ब्लड में क्या क्या है. तो ब्लड में एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं. एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स माने सॉलिड पार्ट. सॉलिड पार्ट में क्या आ जाएंगे? जो सेल्स है उसके अंदर. ठीक है. तो उनकी बात करेंगे. फिर हमने प्लाज्मा को डिटेल में देखने कि प्लाज्मा कैसा होता है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमने बात करना है फॉर्म्ड एलिमेंट्स की. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने 3 चीज़ों को बेसिकली देखना है, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स या फिर डब्ल्यूबीसीज या फिर थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स. ठीक है. ये तीनों चीज़ों को हमने देखना है. अभी सबसे पहले से शुरुआत से बात करते हैं, बेसिक बात करते हैं कि सबसे पहले तो ये समझते हैं कि बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत क्या है हमारे को. ओके. बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत क्या है? आप एक सिनेरियो इमेजिन करो कि आपके पास बॉडी फ्लूइड्स नहीं है, आपके पास कोई मीडियम नहीं है. आप क्या कर रहे हो? आप खाना खा रहे हो, आपका खाना डाइजेस्ट भी हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया. ठीक है. स्टमक में गया, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में गया. जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड एब्जॉर्ब हुआ, ठीक है, अभी आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया, आपके एब्डोमेन में. अभी उस फूड को आपके ब्रेन तक पहुंचाना है, उस ग्लूकोज को आपके ब्रेन तक पहुंचाना है एनर्जी के लिए. वो कौन लेकर के आएगा? ठीक है. कोई तो होना चाहिए जो लेकर के आए उस फूड को, उस ग्लूकोज को आपके ब्रेन तक, जो आपके ब्रेन को एनर्जी दे. वहाँ पर क्या होते हैं? बॉडी फ्लूइड्स काम आते हैं, एक मीडियम की तरह रहते हैं. क्या करते हैं? वो अपने फ्लो के साथ साथ वो क्या करते हैं? मटेरियल्स का भी ट्रांसपोर्ट कराते हैं. मटेरियल्स को अपने साथ लेकर के फ्लो कराते हैं, सर्कुलेट कराते हैं हमारी बॉडी के अंदर. ठीक है. बॉडी फ्लूइड्स क्या है? एक मीडियम है. ओके. बॉडी फ्लूइड्स क्या है? एक मीडियम है. किसके लिए? ट्रांसपोर्ट कराने के लिए मटेरियल्स का, जो भी मटेरियल हो. अभी अगर मैं रेस्पिरेशन भी कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन इनहेल कर रहा हूँ, तो लंग्स से लेकर के हमारे पूरी बॉडी पार्ट तक जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करा है, लेकर के जाए कोई, वो कौन लेकर के जा रहा है? ब्लड लेकर के जा रहा है. वो क्या है? हमारा बॉडी फ्लूइड है. ओके. बॉडी फ्लूइड क्या होता है? एक मीडियम होता है जो कि ट्रांसपोर्ट कराता है किसका? मटेरियल्स का. ठीक है. अभी सबके पास तो ब्लड होता नहीं है. कुछ ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? डायरेक्टली जो वाटर है उसको अपने बॉडी कैविटीज से क्या कराते हैं? सर्कुलेट कराते हैं. यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स सर्कुलेट वाटर थ्रू देयर बॉडी कैविटीज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. जो स्पॉन्जेस हैं या फिर सीलेंट्रेट्स हैं, वो क्या करते हैं? उनके पास कोई स्पेशल बॉडी फ्लूइड नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं? वाटर को ही क्या कराते हैं? अपने बॉडी कैविटीज से ट्रांसपोर्ट कराते हैं. अभी देखो, मान लो ये एक स्पंज है, इसमें क्या है? बहुत सारी बॉडी कैविटीज़ हैं. ठीक है. ये पोर्स हैं उसकी बॉडी के. अभी क्या होगा? जब वाटर इससे जाएगा, वाटर यहाँ से फ्लो करेगा, इसके अंदर से फ्लो करेगा, इसके थ्रू फ्लो करेगा, तो क्या करेगा? वाटर बहुत सारा खाना भी लेकर के आएगा. वाटर में कुछ ना कुछ होगा, जो चीज़ स्पंज जो है वो खाता है. इस वाटर के फ्लो के साथ जो उसका खाना है वो भी आ रहा है. ठीक है. साथ में वाटर में क्या है? डिज़ोल्व क्या है? ऑक्सीजन है. तो वाटर क्या करेगा? अपने साथ साथ ऑक्सीजन भी लेकर के आएगा. ऑक्सीजन भी लेके आ रहा है, खाना भी लेके आ रहा है, इस तक पहुंचा रहा है. उसके बाद एक और काम होगा. क्या होगा? वो जो ये स्पंज है, ये कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. ये वेस्ट मटेरियल जो है वाटर क्या करेगा? अपने साथ ले करके निकल जाएगा. मान लो ये वेस्ट मटेरियल है, येलो येलो, ये क्या कर रहा है? वाटर अपने साथ स्पंज से ले करके चला जा रहा है. ठीक है. क्या कर रहा है स्पंज? अपनी बॉडी कैविटी से एक मीडियम को सर्कुलेट करा रहा है. वो मीडियम क्या है? वो कुछ भी हो सकता है, एक बॉडी फ्लूइड का कोई भी मीडियम हो सकता है. दैट इज़ यहाँ पर वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं. ठीक है. वाटर को फ्लो करा रहा है, वाटर के साथ उसके पास ऑक्सीजन भी आ रहा है, खाना भी आ रहा है. और जब वाटर फ्लो करके जा रहा है तो क्या कर रहा है?
उसके वेस्ट मटेरियल्स को भी लेकर के जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे को ये समझ में आ रहा है कि जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो जो भी मटेरियल्स है हमारी बॉडी के अंदर उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। अभी अगर हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, हायर ऑर्गेनिजम्स में आप खुद को ले लो, मैमल्स को ले लो, तो वो क्या करते हैं, ब्लड होता है उनके पास एज वेल एज लिम्फ होता है, ठीक है। ब्लड और लिम्फ रहता है, वो क्या कराते हैं, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं एंड अदर मटेरियल्स। यहाँ पर अदर मटेरियल्स में आप क्या कर सकते हो, वेस्ट मटेरियल्स को वो कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। वेस्ट मटेरियल्स जैसे कि CO2 या फिर यूरिया, ठीक है। क्या करते हैं हम, वेस्ट कौन सा मटेरियल वो एक्सक्रीट करते हैं, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। सो यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है हमारी बॉडी का, या फिर और क्या ट्रांसपोर्ट करा सकता है ये, मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करा सकता है, ठीक है। सो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं उनके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है कौन, बॉडी फ्लूइड। दो तरीके की बॉडी फ्लूइड मेन है हमारे पास, हमारे को याद रखना है क्या क्या है, वो ब्लड है एंड क्या है, लिम्फ है, ओके। हमारे पास दो मटेरियल्स हैं, दो बॉडी फ्लूइड्स हैं, कौन कौन से, ब्लड एंड लिम्फ, याद रखने वाली बात, ठीक है। काम क्या होता है उनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। वो क्या कराते हैं, मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ठीक है। इतनी बात तो हो गई बेसिक बात कि भाई बॉडी फ्लूइड्स की ज़रूरत क्या होती है हमारे को। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि बॉडी फ्लूइड में क्या क्या हमने डिस्कस किया, ब्लड और लिम्फ। अभी हम लोग ब्लड को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सो ब्लड में अगर हम आते हैं तो ब्लड में हम क्या देखते हैं कि ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है हमारी ब्रेन को, हमारे एब्डोमेन से कनेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारी एब्डोमेन से जो भी मटेरियल है हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है, किसके थ्रू पहुंच रहा है, ब्लड के थ्रू पहुंच रहा है। सो आप अगर बॉडी के किसी भी पॉइंट को लो, आप अगर अपने फिंगर टिप को लेते हो एंड आप अपने ब्रेन तक जाते हो या फिर अपने टो तक जाते हो, तो इसको भी कनेक्ट कर रहा है कौन, ब्लड, ठीक है। अगर आप अपने फिंगर टिप में भी एक पॉइजन डालते हो, छोटा सा भी पॉइजन का एक ड्रॉप डालते हो, तो ये क्या करेगा, ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि वो ब्लड में मिल जाएंगे एंड ब्लड पूरी बॉडी को कनेक्ट करता है, ओके। सो जो ब्लड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। सो ब्लड के हमने दो नाम, एक्स्ट्रा नाम देख लिए, दैट इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। आप इनको ब्लड के निकनेम्स बोल सकते हो, ठीक है, कि ब्लड के निकनेम्स हैं, जैसा कैरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग हमने नाम रख दिया, क्या, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। पीएच क्या होता है ब्लड का, 7.35 टू 7.45, ठीक है। पीएच याद रखने वाली बात है, कितना होता है, 7.35 टू 7.45। अभी अगर 7 से ऊपर जा रहा है और हल्का सा ही ऊपर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइटली एल्कलाइन बोलेंगे। अगर पीएच क्या कहते हैं, अगर पीएच 7 से कम होने लगता तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेसिक बोलने, सॉरी एसिडिक बोलने लगते, ओके। अगर पीएच 7 से कम होता तो हम इसको एसिडिक बोलने लगते, और 7 से थोड़ा सा ऊपर है तो ये स्लाइटली बेसिक है या फिर स्लाइटली क्या है, एल्कालाइन है, ठीक है। एल्कालाइन को ही क्या बोलते हैं, बेसिक भी बोलते हैं। सो ब्लड हमारा कैसा होता है, बेसिक होता है, थोड़ा सा हल्का सा बेसिक होता है या फिर हल्का सा कैसा होता है, एल्कालाइन नेचर में होता है। पीएच कितना होता है, 7.35 टू 7.45। अभी देखते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड, कि ब्लड के अंदर क्या क्या रहता है, ओके। सो अगर हम लोग ब्लड के अंदर देखते हैं कि ब्लड में क्या क्या रहता है, तो हमारे को एक फ्लूइड पार्ट देखने को मिलता है जो लिक्विड पार्ट है एंड उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्ट्स हैं, ओके। सो जो लिक्विड पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट है हमारे ब्लड का, ओके। सो प्लाज्मा इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ आवर बॉडी। एंड ब्लड के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी प्लाज्मा पे फोकस करते हैं, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। सो प्लाज्मा जो होता है वो 55% ऑफ टोटल ब्लड होता है, ठीक है। सो 45% हमारे पास सॉलिड पार्ट हो गया, 55% हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड पार्ट हो गया। सो ब्लड में 55% क्या होता है, फ्लूइड होता है या फिर लिक्विड होता है, ठीक है। 55% क्या होता है, लिक्विड होता है हमारी पूरी ब्लड में, ओके। अभी इस 55% में ये 55% है, इस 55% का 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा कितना परसेंट है, 55% है। अभी इस 55% का 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है।
अभी अगर 90 से 92% वाटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा होगा, फ्लूइड जैसा होगा, लिक्विड होगा, इसीलिए हम प्लाज्मा को क्या बोलते हैं, फ्लूइड मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं तो बाकी के 6 से 8% हमारे को क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं हमारे को, फाइब्रिनोजन देखने को मिलता है। ठीक है, फाइब्रिनोजन किस में काम आता है, ब्लड के क्लॉटिंग में काम आता है। ठीक है, आपको जब भी चोट लग जाता होगा तो आप देखते होगे कि थोड़ी देर ब्लड फ्लो होता है, उसके बाद क्या होता है, एक जम जाता है, एक डार्क ब्राउन कलर का कुछ जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है वो। ठीक है, सो ब्लड क्लॉट क्यों होता है, फाइब्रिनोजेंस के वजह से। ठीक है, अभी एक और बात डाइजेशन में हमने डिस्कस किया था, अगर किसी भी एंजाइम या फिर किसी भी चीज़ के पीछे ओजन जुड़ रहा है, ठीक है, अगर ओजन जुड़ रहा है तो ये कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स में वो एंजाइम्स होते हैं जो कि फाइब्रिनोजेंस को क्या करते हैं, एक्टिव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इनटू फाइब्रिन। ठीक है, एंड वो जो फाइब्रिन होता है वो किस में काम आता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। ठीक है, सो फाइब्रिनोजन ऐसे तो नॉर्मली इनएक्टिव फॉर्म में हमारी ब्लड में ट्रैवल करता रहता है। ठीक है, इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म में ट्रैवल करता है क्योंकि कहीं भी ब्लड क्लॉट ना हो जाए, जब चोट लगे तभी क्लॉट हो। अगर कहीं भी क्लॉट हो जाएगा तो क्या होगा, चोक होने लग जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, या फिर ब्रेन में चोक हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन में ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। ओके, सो फाइब्रिनोजन जो होता है वो कैसा रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। फाइब्रिनोजन जो है ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म। ठीक है, किसी भी चीज़ के पीछे अगर ओजन जुड़ रहा है या फिर सामने प्रो जुड़ रहा है तो हम लोग क्या समझ लेंगे कि वो जो भी चीज़ है वो अपने इनएक्टिव फॉर्म में उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्या रहते हैं प्लाज्मा में, ग्लोब्यूलिन्स रहते हैं। ग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स। ठीक है, अभी आप बात करो ग्लोब्यूलिन्स की तो ग्लोब्यूलिन्स क्या होते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, या फिर उनको हम और क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये हमारे को फॉरेन पार्टिकल्स जो भी बाहर के बैक्टीरिया, वायरस या फिर डस्ट पार्टिकल भी अंदर आ रहा है उससे लड़ने में हेल्प करता है, उन चीज़ों से लड़ने में हेल्प करती है कौन, ग्लोब्यूलिन्स। उनको हम और क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, क्योंकि वो इम्यूनिटी में सपोर्ट करते हैं। या फिर हम लोग और क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़, जो भी फॉरेन बॉडीज़ घुसती हैं उनको, उनसे रेजिस्टेंस हमारे को प्रोवाइड करता है, उनको मारने में हेल्प करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। ठीक है, सो ग्लोब्यूलिन्स रहती हैं। एंड क्या रहते हैं, एल्ब्यूमिन्स रहते हैं। अभी एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है, ये हमारे ब्लड की ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक बैलेंस डिसबैलेंस होगा तो क्या होगा, हमारे सेल का ऑस्मोटिक बैलेंस डिसबैलेंस हो जाएगा, या तो हमारी सेल फिर क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, या फिर क्या होगी, फूल करके बर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, डिफ्यूजन आपने पढ़ा होगा। ओके, और क्या रहता है हमारे प्लाज्मा के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर रहते हैं मिनरल्स। कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं, कुछ रहते हैं सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस और क्लोराइड आयंस। ठीक है, कौन कौन से मिनरल्स रहते हैं, सोडियम रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है, बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ से मिलते हैं हमारे को, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो H2O के साथ जुड़ करके क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है। फिर कार्बोनिक एसिड क्या बनता है, बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है। कौन बनाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाता है, याद होगा आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था। ठीक है, सो वहीं से जो बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। ठीक है, सो बाइकार्बोनेट आयंस भी प्रेजेंट होता है, और क्या रहता है, क्लोराइड आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। साथ में और क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, हमारे ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, जो भी फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं वहाँ से हमारे को ग्लूकोज मिल रहा है। ब्लड में ग्लूकोज रहता है, थोड़ा थोड़ा करके वो सेल के अंदर जाता है, जैसे जैसे इंसुलिन आता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर के जाता है। ठीक है, सो जैसे जैसे इंसुलिन सिक्रीट करता है हमारा कौन, पैनक्रियाज। ठीक है, जैसे जैसे इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है तो वो इंसुलिन क्या कर रहा है, ग्लूकोज को हमारे टिश्यूज़ के अंदर ले जा रहा है। टिश्यूज़ क्या कर रही हैं, उससे एनर्जी निकाल रही है। ठीक है, सो ब्लड में और क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, अमाइनो एसिड रहता है। अमाइनो एसिड हमारे को किससे मिलती है, प्रोटीन से मिलती है। लिपिड्स रहते हैं, लिपिड्स को और क्या बोलते हैं, फैट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रेजेंट रहते हैं। अभी देखो जो प्लाज्मा है हमारा, ठीक है, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर देते हो, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ठीक है, सो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। ठीक है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम, याद रखने वाली बात है। ठीक है, ये चीज़ पूछ सकता है। सो प्लाज्मा से अगर आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को हटा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। सो याद रखने वाली बात है, याद रखना कि सीरम कहाँ से मिलता है हमारे को, प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दे रहे हैं। हम क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, फाइब्रिनोजन है। ठीक है, फाइब्रिनोजन अगर आप हटा देते हो प्लाज्मा से तो आपको क्या मिलता है,
सीरम देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% ऑफ द टोटल ब्लड होते हैं। टोटल ब्लड में हमारे 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहते हैं। क्या क्या रहते हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में? आरबीसीज रहती है, उनका और एक नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स है। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज रहती है, वाइट ब्लड सेल्स रहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को और क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और क्या रहती है? प्लेटलेट्स रहती है। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ पूछ लेता है, प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ये सबको याद रहता है। प्लेटलेट्स में हम कभी कभी क्या करते हैं? आलस कर देते हैं, याद नहीं रखते हैं कि प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, सो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, याद रखने वाली बात है। ओके, अभी देखते हैं जो ल्यूकोसाइट्स होती है, ल्यूकोसाइट्स भी फिर डिफरेंशिएटेड रहती है, अलग अलग तरीके की डब्ल्यूबीसीज रहती है, अलग अलग तरीके की हमारे पास क्या रहती है? वाइट ब्लड सेल्स रहती हैं। ठीक है, अभी वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स, इस्नियोफिल्स, ठीक है, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। अभी ग्रेन्युलोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सेल्स हैं, इनके सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ सॉलिड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन डब्ल्यूबीसीज को हम क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ओके, एंड बाकी के जो वो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एक ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। सो याद रखना कि जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो फर्दर फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो किस में डिवाइड होती है? ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अभी जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होंगे जैसे कि मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, तो ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के जो सेल होंगे उसके अंदर हमारे को क्या देखने को नहीं मिलेगा? ग्रेन्यूल्स देखने को नहीं मिलेंगे। अभी ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ए ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? ए ग्रेन्युलोसाइट बोलते हैं। ए माने एब्सेंट। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेन्यूल्स क्या हैं? एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग डिटेल में प्लाज्मा की, कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर क्या क्या रहता है। ओके, सो अभी हमने बात किया कि जो प्लाज्मा होता है वो 55% ऑफ द टोटल ब्लड होता है। ठीक है, 55% ऑफ टोटल ब्लड होता है, और इस 55% का 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछ देता है कि ब्लड का क्या 90 से 92% वाटर होता है, तो जी नहीं, ब्लड का 90 से 92% वाटर नहीं होता है। ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, एंड उस 55% के जो प्लाज्मा है उसमें जो 90 से 92% होगा वो पानी होता है। ओके, अभी आपको अगर कभी भी पूछता है कंफ्यूज करने के लिए कि ब्लड में क्या 90 से 92% वाटर होता है, असर्शन रीजनिंग में दे देता है या फिर स्टेटमेंट में दे देता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करो, अगर उसमें बोल रहा है कि 90 से 92% ऑफ ब्लड इज़ वाटर, तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड का सबसे पहली बात 55% प्लाज्मा होता है, और उस 55% का 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। ओके, समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो? ठीक है, अभी देखो जो प्लाज्मा होता है वो कौन से कलर का होता है? स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। स्ट्रॉ क्या होता है पता है? जो भी आपके खेत में जो धान वगैरह कटता है, गेहूँ कटता है, तो जो भूसा बचता है ना उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ बोलते हैं। ठीक है, वो जो भूसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ बोलते हैं। एंड भूसे का कौन सा कलर होता है? भूसे का कलर होता है येलो। ठीक है, तो जो प्लाज्मा होता है वो कौन से कलर का होता है? पेल येलो कलर का होता है। ठीक है, हल्के से येलोविश कलर का होता है क्या? प्लाज्मा। ठीक है, और क्या होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। विस्कस मतलब गाढ़ा। ठीक है, गाढ़ा फ्लूइड होता है। 55% होता है ब्लड का, एंड उस 55% का 90 से 92% क्या होता है? वाटर होता है। उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं? ग्लोब्यूलिन्स प्रेजेंट होते हैं और एल्ब्यूमिन्स प्रेजेंट होते हैं। ग्लोब्यूलिन अभी हमने बात किया, अभी मैंने बताया था क्या होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज। ओके, एल्ब्यूलिन्स प्रेजेंट होते हैं। एल्ब्यूमिन का क्या काम होता है? एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करना। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल्स ऑस्मोटिक, क्या करता है एल्ब्यूमिन? ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट ऑफ ब्लड। ठीक है, जो एल्ब्यूमिन होता है वो क्या करता है? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड का। फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होते हैं। फाइब्रिनोजन किसके काम में आते हैं? क्लॉटिंग के काम में आते हैं।
क्लॉटिंग के काम में आते हैं। और ये फाइब्रिनोजन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में है, इसीलिए क्योंकि अगर ये एक्टिव फॉर्म में रहता तो हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड क्या हो जाता, क्लॉट हो जाता। जहाँ पर क्लॉटिंग की ज़रूरत है वहीं पर फाइब्रिनोजन किस में चेंज होता है, एक्टिव फाइब्रिन में चेंज होता है। एंड फिर वो एक्टिव फाइब्रिन क्या कराता है, क्लॉटिंग कराता है हमारे ब्लड की। ओके, सो जो फाइब्रिनोजन रहता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। याद रखने वाली बात है, जो फाइब्रिनोजन रहता है वो कौन से फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या नहीं होती है, क्लॉट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स कौन कौन से रहते हैं, सोडियम रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं, मैग्नीशियम रहते हैं, ये इक्वल टू गलती से लग गया। ओके, क्या सोडियम रहते हैं, कैल्शियम रहते हैं, मैग्नीशियम रहते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं। बाइकार्बोनेट आयंस को क्या बोलते हैं, HCO3-। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं और क्लोराइड आयंस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें और क्या क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है, अमाइनो एसिड रहता है, लिपिड रहता है, अभी अभी हमने बात किया। अभी बात करते हैं ग्लोब्युलिन्स की, या फिर जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। ओके, एक मिनट। हाँ, अभी हम लोग बात करते हैं ग्लोब्युलिन्स की। ओके, सो जो ग्लोब्युलिन्स होते हैं वो किस में काम आते हैं, इम्यूनिटी में काम आते हैं। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें काम आता है कौन, ग्लोब्युलिन्स या फिर इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। क्योंकि ये ग्लोब्युलिन्स हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में काम आ रहे हैं तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी बोल रहे हैं। ओके, और ये क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, जो भी बाहर की बॉडीज़ रहती है उससे हमारे को प्रोटेक्ट करती है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं उससे हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं। इसीलिए हम और क्या बोलते हैं इसको, एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं हम, एंटीबॉडीज़ भी बोलते हैं। अभी ये जो चीज़ है ना, एंटीबॉडीज़ हो गया या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गया, इस चीज़ को आप डिटेल में 12th में पढ़ोगे। जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ोगे ना, वहाँ पर एकदम डिटेल में बताया गया है इम्यूनोग्लोबुलिन्स को। बट क्योंकि यहाँ पर ग्लोबुलिन्स की बात हो रही है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर जान लेना अच्छा होगा। ओके, सो जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये वाई शेप जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये क्या है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर है। ओके, अभी क्या होता है, एक होता है हैवी चेन होता है इसके अंदर दो, और दो होते हैं लाइट चेन्स। ये जो ग्रीन ग्रीन से आप देख रहे हो छोटे छोटे हैं, ये क्या है, लाइट चेन्स है। ओके, ये जो है ये क्या है, लाइट चेन्स है। एंड ये जो पर्पल कलर से आप देख रहे हो ये क्या है, हैवी चेन है इस इम्यूनोग्लोबुलिन का। ओके, अभी जो ये फोर्क वाला पार्ट होता है ना, ये पार्ट जो होता है बाहर वाला पार्ट, फोर्क वाला पार्ट, ये क्या करते हैं, जब भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उसको डिटेक्ट करके उससे जाकर के चिपक जाते हैं। ओके, मान लो ये फॉरेन पार्टिकल आया, इसके ऊपर कुछ होगा, इस तरीके के एंटीजेंस होंगे। ठीक है, ये इस तरीके के एंटीजेंस होंगे। ये फॉरेन पार्टिकल आ गया, मान लो क्या आ गया आपके अंदर, कोई सा वायरस आ गया। ओके, अभी क्या होगा, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है या फिर एंटीबॉडीज़ हैं, ये डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई बाहर से कोई आया है, इसको इनएक्टिव करना है, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर जाकर के ये वाई शेप्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स जाकर के क्या करेंगे, चिपक जाएंगी। अभी ये चिपक गई, ये चिपक गई तो क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इनएक्टिव। ठीक है, या फिर ये क्या करेंगे, दूसरे सेल्स को सिग्नल्स भेज देंगे। ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये जो एंटीबॉडीज़ है, ये क्या करेंगे, दूसरे सेल्स को सिग्नल्स भेज देंगे कि भाई बाहर से कुछ आ रहा है, आओ इसको खा करके ख़त्म करो। क्या होगा फिर, फैगोसाइटोसिस होगा। फैगोसाइटोसिस को भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। ओके, सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या करती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर बाइंड कराती है एंड उसको क्या करती है, इनएक्टिव करा देती है, इनएक्टिव करा देती है। या फिर उसको और क्या करती है, डिस्पोज कर देती है, किसके सामने, किसी फैगोसाइटिक सेल के सामने। ठीक है, एक्सपोज कर देती है, सॉरी, एक्सपोज कर देती है किसके सामने, किसी फैगोसाइटिक सेल के सामने। फैगोसाइटिक सेल को बता देती कि भाई इस चीज़ को ख़त्म करना है, इस चीज़ को हटाना है बॉडी से। सो फैगोसाइटिक सेल क्या करेगा, इसको खा लेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा तो ये टूट जाएगा, फिर खत्म हो गई ये फॉरेन पार्टिकल, ये वायरस। ओके, सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्या काम होता है, ये फॉरेन पार्टिकल्स में जाकर के चिपक जाती हैं और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करती हैं। ठीक है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स, कोई सा भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उससे क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो ख़त्म हो जाता है, उससे डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी का। 5 तरीके की इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ होती है। कौन कौन सी, IgA। ठीक है, IgA जो एंटीबॉडी होती है वो कहाँ पर देखने को मिलती है, कोलोस्ट्रम में देखने को मिलती है। एंड ये जो कोलोस्ट्रम होता है ये किस में होता है, मदर्स मिल्क में होता है, मदर्स मिल्क। ठीक है, जब भी कोई बच्चा होता है
तो जब माँ दूध पिलाती है उसको, जब मिल्क फीड करती है तो एक येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं हम? कोलोस्ट्रम बोलते हैं। कोलोस्ट्रम में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होती हैं। कौन सी एंटीबॉडीज़ होती हैं? IgA होती है, ठीक है। वो क्यों बनी होती है? ताकि जो बेबी है उसको इम्यून सिस्टम जो है उसका स्ट्रॉन्ग हो, ओके, उसको इम्यून रिस्पॉन्स के लिए एंटीबॉडीज़ मिल जाए, पहले ही बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल जाए। सो मदर की बॉडी से उसको बनी बनाई एंटीबॉडीज़ मिल जाती है। किसके थ्रू? कोलोस्ट्रम के थ्रू। कौन सी एंटीबॉडी मिलती है? IgA मिलती है, ठीक है। सारी बातें NCERT में दी हुई है तो याद रखने वाली बात है आपके लिए, ओके। सो IgA एंटीबॉडी मिलती है, कहाँ मिलती है? वो कोलोस्ट्रम में मिलती है। एंड कोलोस्ट्रम कहाँ प्रेजेंट होता है? मदर के मिल्क में प्रेजेंट होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं IgG की, ओके। सो IgG जो होता है ये एंटीबॉडी क्या होता है? IG का मतलब समझ रहे हो? इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, ठीक है। IG का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। सो IgA माने इम्यूनोग्लोब्यूलिन A, IgG मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन G, ओके। सो IgA कहाँ पर मिल रहा था? हमारे को कोलोस्ट्रम में मिल रहा था। अभी IgG की बात करते हैं तो IgG जो होता है वो होता है सबसे स्मॉल होता है साइज़ में, ठीक है, सबसे छोटा होता है। तो कैसा होता है? जो हमारा प्लाजेंटा होता है ना, जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, एक वुमन प्रेग्नेंट होती है, तो जो एम्ब्रियो होता है उसके अंदर क्या होता है? प्लाजेंटा होता है। सो प्लाजेंटा से क्रॉस करके जो है बेबी के बॉडी में आ जाता है, ओके, ट्रांसप्लासेंटल होता है, ओके। सो मदर्स की बॉडी में क्या है? IgG एंटीबॉडी है, ठीक है। अभी ये एंटीबॉडी क्या होगा? प्लाजेंटा क्रॉस करके एम्ब्रियो के बॉडी में आ जाएगा, एम्ब्रियो में आ जाएगा या फिर बेबी के बॉडी में आ जाएगा। प्लाजेंटा को क्रॉस करके सिर्फ एक ही एंटीबॉडी आ पाती है, वो है IgG। एंड क्यों आ पाती है? क्योंकि ये सबसे छोटी होती है। एंड कैसी होती है? ट्रांसप्लासेंटल होती है, ठीक है। कैसी होती है? ट्रांसप्लासेंटल मतलब प्लाजेंटा को क्रॉस कर सकती है, ओके। सो मदर से मिलने वाले दो एंटीबॉडीज, सबसे पहली IgG जो कि ट्रांसप्लासेंटल होती है, बर्थ से पहले भी मदर की बॉडी से एम्ब्रियो में पहुंच जाती है, ठीक है। बेबी का बर्थ हुआ नहीं है, उससे पहले ही क्या हो रही है? प्लाजेंटा क्रॉस करके बेबी के बॉडी में पहुंच जा रही है। कौन सी एंटीबॉडी? IgG। एंड बर्थ के बाद मदर से एक और एंटीबॉडी हमारे को मिलती है। कौन सी मिलती है? IgA मिलती है, ओके। सो IgG और IgA ये दो एंटीबॉडीज़ है जो कि हमारे को हमारे मदर से मिलती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं IgM का। अब IgM से, M से मतलब क्या हो गया? मेगा, ठीक है। मेगा से याद रखना कि सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है, ओके। सो IgM जो होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है साइज़ में, लार्जेस्ट इन साइज़, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं IgE। IgE जो होता है वो एलर्जिक रिएक्शंस कराता है, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कराता है, हाइपर सेंसिटिविटी में पार्टिसिपेट कराता है, ठीक है। आप छींकते रहोगे, आपको खुजली हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन होने लग जाएगी, ठीक है। सो IgE तब भी काम करता है जब कोई एलर्जिक सब्सटेंस आपके बॉडी में आ गया तो वो क्या करेगा? एलर्जी कॉज करा देगा, ठीक है। नेक्स्ट है IgD। IgD इम्यूनोग्लोब्यूलिन D। इम्यूनोग्लोबुलिन डी जो होता है ये बी लिम्फोसाइट से जुड़ा होता है। अभी बी लिम्फोसाइट जो होता है वो क्या होता है, WBC होता है। जब हम लोग WBC पढ़ेंगे, ल्यूकोसाइट्स पढ़ेंगे, तो बी लिम्फोसाइट्स को भी पढ़ेंगे। ओके, सो IgD जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, बी लिम्फोसाइट से जुड़ा होता है। ओके, ये जो पूरा डाटा है यहाँ से यहाँ तक का, ये NCERT में दिया हुआ है, भले 12th के NCERT में दिया हुआ है बट दिया हुआ है, सो इसको याद रखने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने क्या क्या देखना है, एरिथ्रोसाइट्स को देखना है, ल्यूकोसाइट्स को देखना है और थ्रोम्बोसाइट्स को देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स की। अभी एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं उसको हम और क्या बोलते हैं, RBCs भी बोलते हैं या फिर रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, कितना है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। ओके, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन होता है 10 लाख। ओके, 10 lakhs इक्वल्स टू 1 मिलियन। 5 मिलियन है मतलब 50 लाख। ठीक है, 50 लाख से 55 लाख हमारे को RBCs देखने को मिलती है पर mm³ ऑफ ब्लड। 1 mm³ ऑफ ब्लड अगर लेते हो तो आपको 50 लाख से 55 लाख RBCs देखने को मिलेंगी। ओके, सबसे ज़्यादा हमारे को फॉर्म्ड एलिमेंट्स में, ब्लड में सबसे ज़्यादा हमारे को क्या देखने को मिलती है, RBCs देखने को मिलती है। ओके, सो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमारे को, सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है, 5 से 5.5 मिलियन होती है। नेक्स्ट कहाँ पर बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। जो एडल्ट होते हैं उनका जो रेड बोन मैरो होता है उसमें बनती है। ठीक है, फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो ऑफ एडल्ट्स
और जो एम्ब्रियो रहते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब रहता है बच्चा, तो उसके लिवर में बनती है। तो सबसे पहली आरबीसी कहाँ बनती है? लिवर में बनती है। ओके, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी के पूरा कंटेंट है। ओके, एनसीईआरटी में भी ये भी बताया गया कि लिवर में भी बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो क्वेश्चन भी आया है इससे कि भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो आरबीसी होता है वो कौन बनाता है? तो लिवर जो होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या बनाता है? आरबीसी बनाता है। ओके, एंड आरबीसी के बनने को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। पोइसिस मतलब बनाना, और एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स का बनाना माने एरिथ्रोपोइसिस। ओके, एरिथ्रोसाइट्स को बनाना क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। कौन कौन बनाता है? रेड बोन मैरो बनाता है इन एडल्ट्स, एंड लिवर बनाता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि लिवर में जो होता है आरबीसी बनता है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। सबसे पहला आरबीसी कहाँ बनता है? लिवर में बनता है। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो जो आरबीसी होता है उसमें क्या नहीं होते हैं? उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जो मैच्योर आरबीसी होता है, ओके, जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, दे आर ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड मतलब उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। ओके, सो जो मैच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इसीलिए देखो, जो आरबीसी होता है ना उसका कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। सेल डिवीजन होगा भी कैसे? क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं है। जब मैच्योर हो रहा है तो उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। अब अगर न्यूक्लियस है ही नहीं तो सेल डिवीजन होगा ही नहीं। ठीक है, आरबीसीज को नहीं बनाई जाती है, बट एक सेल से जो दो सेल बनती है, एक सेल जो डिवाइड करके दो सेल बन जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है आरबीसीज में। आरबीसी में कभी भी नहीं होता है। ओके, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं रहता। अभी न्यूक्लियस नहीं रहता है तो सेल डिवीजन भी नहीं होता है। ओके, सो आरबीसीज की सेल डिवीजन कभी भी नहीं होती है। ओके, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अभी जो इमेच्योर आरबीसी रहती है तब उसके पास न्यूक्लियस रहता है, क्योंकि मैच्योर होने तक का तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। सो मैच्योर होने तक का इन्फॉर्मेशन रहता है, तो इमेच्योर में क्या रहता है? न्यूक्लियस रहता है। इमेच्योर आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड। ओके, जो इमेच्योर आरबीसी है उसके पास न्यूक्लियस है, जो मैच्योर आरबीसी है उसके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है। इसीलिए क्या नहीं होता है? आरबीसीज में सेल डिवीजन नहीं होता है। रेड बोन मैरो नए नए आरबीसीज बनाता रहता है। शेप कैसा होता है? सर्कुलर होता है, या फिर सर्कुलर होता है एंड कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है। ठीक है, सर्कुलर के साथ साथ कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है। अभी देखो कैसे है, ये सर्कुलर है, गोल गोल है, एंड साथ में कैसे है? बाइकॉन्केव है। इधर से भी दबे हुए हैं एंड उल्टे साइड से भी दबे हुए हैं। ठीक है, अगर आप देखते हो एक आरबीसी को तो दोनों तरफ से कैसा होगा? ये इस तरीके का होगा और सर्कुलर होगा। ठीक है, दोनों तरफ से दबे हुए होंगे, इधर भी गड्ढा होगा, पीछे तरफ भी गड्ढा होगा, एंड कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, सो सर्कुलर होता है एंड कैसे होते हैं? बाई कॉनकेव होते हैं। कॉनकेव मतलब केव जैसा, ये केव जैसा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉनकेव शेप बोलते हैं। ओके, सो सर्कुलर होता है और बाई कॉनकेव होता है। क्या होता है? आरबीसीज के अंदर एक रेड कलर्ड पिगमेंट होता है। रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो रेड कलर्ड पिगमेंट होता है ये कैसा होता है? आयरन कंटेनिंग होता है। इसके अंदर क्या रहता है? आयरन रहता है, एंड इस पिगमेंट का नाम क्या है? हीमोग्लोबिन नाम है। ठीक है, एंड इस हीमोग्लोबिन का फंक्शन हमने रेस्पिरेशन में देखा, क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाइंड करता है। ओके, 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है कौन? हीमोग्लोबिन। ठीक है, और एक बात, 20 से 25% CO2 को ट्रांसपोर्ट करा देता है कौन? हीमोग्लोबिन। ओके, यहाँ पर दिया हुआ है 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन क्या करता है? 100 ml ऑफ ब्लड में रहता है। ओके, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में रहता है। अभी देखो दो चैप्टर्स किस तरीके से इंटर रिलेट हो रहे हैं। देखो, अभी हमने जो वो था, क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर था। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है, ये क्या करता है? 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कराता है टिश्यूज़ में। अभी उसके नेक्स्ट चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में क्या बोल रहा है कि जो 100 ml ऑफ ब्लड है उसमें 12 से 16 ग्राम क्या है? हीमोग्लोबिन है। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है कि 12 से 16 ग्राम HB हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है, तो आप बोल सकते हो कितना? 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। ओके,
सो ये चीज़ जो है ना इंटर रिलेट करके पढ़ना पड़ता है, आधा चीज़ इस चैप्टर में दिया रहेगा, आधा चीज़ उस चैप्टर में दिया रहेगा, तो अपने को क्या करना है, इंटर रिलेट करना है। ओके, ये सेकंड चैप्टर में दिया था, रेस्पिरेशन में दिया था कि भाई 100 ml ऑफ ब्लड क्या कर रहा है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहा है। थर्ड चैप्टर में क्या बोल रहा है कि 100 ml ब्लड में क्या रहता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है, और हमारे को पता है कि जो ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से ही बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है। सो अगर पूछता है कि 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा टिश्यूज़ में, आंसर कितना आएगा, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। ओके, सो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन रहता है किसमें, 100 ml ऑफ ब्लड में। लाइफ स्पैन कितना होता है आरबीसीज का, 120 डेज। ठीक है, 120 डेज के बाद जो आरबीसीज रहती है वो क्या हो जाती है, मर जाती है। कहाँ पर जाकर के मरती है, स्प्लीन में जाकर के मरती है। ठीक है, जो स्प्लीन होता है वो क्या करता है, तोड़ता है आरबीसीज को। ठीक है, जब लाइफ साइकिल 120 दिन के आसपास की हो जाती है आरबीसीज, तो वो स्प्लीन में जाती है। स्प्लीन क्या करता है, तोड़ता है। इसीलिए क्या बोलते हैं स्प्लीन को, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, शमशान बोलते हैं। ओके, स्प्लीन क्या होता है, आरबीसीज का शमशान होता है, वहाँ पर क्या होता है, दफनाया जाता है या फिर मारा जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है। आरबीसीज को डिस्ट्रॉय किया जाता है कहाँ पर, स्प्लीन में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स के बाद ल्यूकोसाइट्स की। ठीक है, सो ल्यूकोसाइट्स क्या होती है, सबको पता है, क्या बोलते हैं इसको, हम WBCs बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, WBC। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाइट ब्लड सेल होती है, ये कलरलेस होती है। ठीक है, इनका कोई कलर नहीं होता है। लेस इन नंबर, 6000 से 8000 ही मिलता है पर mm³ ऑफ ब्लड में। आरबीसीज कितनी मिल रही थी, 5 से 5.5 मिलियन, मतलब 50 से 55 लाख आरबीसीज पर mm³ मिल रही थी हमारे को ब्लड में। यहाँ पर 6000 से 8000 WBCs ही हमारे को पर mm³ ऑफ ब्लड में देखने को मिलता है। ओके, और क्या होती है, WBCs न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो कैसा रहता है, प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट रहता है। ओके, WBCs में जो न्यूक्लियस रहती है वो कैसी रहती है, प्रेजेंट रहती हैं। शॉर्टर लाइफ स्पैन, 120 दिन से कम रहती है, छोटी रहती है इसकी लाइफ स्पैन। आरबीसीज की ज़्यादा रहती है, WBCs की लाइफ स्पैन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर लाइफ स्पैन डिफाइन नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जो WBCs है वो अलग अलग कैटेगरीज में बढ़ गई हैं। यहाँ पर 5 अलग अलग तरीके की WBCs हो गई हैं, इसीलिए यहाँ पर लाइफ स्पैन डिफाइन नहीं किया गया है। 2 तरीके की होती है, एक होती है ग्रैन्युलोसाइट्स, एक होती है ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे को क्या देखने को मिलती है, न्यूट्रोफिल देखने को मिलती है, इओसिनोफिल देखने को मिलती है एंड बेसोफिल देखने को मिलती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल कितनी होती है, 60 से 65% ऑफ WBC होती है। ठीक है, न्यूट्रोफिल कितनी होती है, 60 से 65% ऑफ टोटल WBC काउंट। ठीक है, टोटल WBC काउंट की 60 से 65% होती है। इओसिनोफिल 2 से 3% होती है और बेसोफिल सबसे कम, दैट इज 0.5 to 1% होती है ऑफ टोटल WBC काउंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या होती है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। अभी देखो, जो बी लिम्फोसाइट होता है ना, अभी जो हमने एंटीबॉडीज़ पढ़ा था, ग्लोबुलिन पढ़ा था या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ा था, ये जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर हमने पढ़ा ना, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर इम्यूनोग्लोबुलिन, इसका प्रोडक्शन कौन कराता है, बी लिम्फोसाइट कराता है। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ को और क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं। कौन कराता है, बी लिम्फोसाइट कराता है। और टी लिम्फोसाइट क्या करता है, हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडीज़ बनाने में, रिकॉग्नाइज करके रखता है एंटीजन के स्ट्रक्चर को कि हाँ भाई इस तरीके का दिखता था ये फॉरेन पार्टिकल, इसके काउंटर रिएक्ट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हमारे को किस शेप का एंटीबॉडी चाहिए, वो कौन याद रखता है, टी लिम्फोसाइट याद रखता है। किसको बताता है, बी लिम्फोसाइट को बताता है। बी लिम्फोसाइट क्या करता है, प्रोडक्शन कराता है किसकी, एंटीबॉडीज़ की। ओके, सो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में हमारे को क्या क्या देखने को मिलता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, मोनोसाइट्स कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं और जो मोनोसाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, फैगोसाइटिक मतलब बाहर से कुछ भी आता है उसको पकड़ के खा लेते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं।
ओके। सो ग्रेन्युलोसाइट्स क्यों बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट्स ऐसे सेल्स जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो, ऐसे डब्ल्यूबीसीज जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो उनको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। उसके अंदर क्या क्या देखने को मिलती है? न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलती है, इओसिनोफिल्स देखने को मिलती है और बेसोफिल्स देखने को मिलती है। एक ग्रेन्युलोसाइट्स जिनके सेल्स के अंदर ग्रेन्युलर सब्सटेंसेस एब्सेंट है, ऐसी डब्ल्यूबीसीज जिनके अंदर ग्रेन्युलर सब्सटेंस एब्सेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं? एक ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। क्या क्या होती है उसके अंदर? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अभी हम लोग फैगोसाइटोसिस की। ठीक है, जो फैगोसाइटोसिस होता है वो कौन कराता है? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल। अभी अभी हमने बात किया क्या? मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल जो होता है वो क्या कराते हैं? फैगोसाइटोसिस कराते हैं। अभी देखो फैगोसाइटोसिस किस तरीके से होता है। ये बाहर का कोई फॉरेन पार्टिकल, मान लो बैक्टीरिया अंदर आया, ठीक है, ये बैक्टीरिया सेल के अंदर आएगा, इनगल्फ करता है बेसिकली। मान लो ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ पर एक मोनोसाइट या फिर न्यूट्रोफिल है, ये क्या करेगा? अपना शेप चेंज करेगा। अपना शेप चेंज करने के बाद क्या करेगा? ये कुछ इस तरीके का शेप का हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। एंड फिर क्या करेगा? चुपके से जो है बैक्टीरिया उसको अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, अभी ये अंदर ले लिया, अंदर लेने के बाद क्या करेगा? फैगोजोम बनाएगा। ये अंदर आया, इसके अंदर आ गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? फैगोजोम बोलते हैं। अभी इसके पास लाइसोजाइम कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये जो लाइसोजाइम होता है, लाइसोसोम होता है, ये क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एसिडिक होते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, सो फैगोजोम के साथ लाइसोसोम को मिला देगा, लाइसोसोम को मिला दिया, यहाँ पर एसिड इसके साथ मिल गया तो इसका क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, डिस्ट्रॉय होने के बाद अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जैसे आप फीकल मैटर को एक्सक्रीट कर देते हो, इसी तरीके से ये मैक्रोफेज हो गया या फिर मोनोसाइट हो गया, क्या करेगा? एक्सक्रीट कर देगा। ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया मैक्रोफेज क्या होता है? ये जो मैक्रोफेज बता रही हूँ ये क्या होता है? हम तो यहाँ पर मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स पढ़ रहे हैं। अभी देखो, जो मोनोसाइट है जब ब्लड के अंदर रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको मोनोसाइट बोलते हैं। बट यही मोनोसाइट जब ब्लड से निकल के आपके टिश्यूज़ के बीच बीच में भी घुस घुस करके खोजने लगता है फॉरेन पार्टिकल्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज बोलते हैं। ठीक है, सो क्या होता है मैक्रोफेज? वही मोनोसाइट जो ब्लड से निकल करके आपके टिश्यूज़ के बीच में घुस जाता है और टिश्यूज़ के बीच में अगर कोई बैक्टीरियम है, कोई फॉरेन पार्टिकल है, उसको ढूंढता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोफेज बोलते हैं। ये फैगोसाइटोसिस का काम कौन कौन कराता है? मोनोसाइट करता है और न्यूट्रोफिल करते हैं। ठीक है, सो डब्ल्यूबीसीज में मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल कैसे होते हैं? फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिक्रेशन ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ये दोनों क्या हैं? एक तरीके के एलर्जिक रिएक्शन वाले एंजाइम्स। ओके, इनका सिक्रीशन कौन कराता है? बेसोफिल्स कराते हैं। ठीक है, बेसोफिल जो होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसीज में वो कराते हैं सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हेपारिन का भी सिक्रीशन कराता है बेसोफिल। हेपारिन क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट होता है। ठीक है, हेपारिन क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट मतलब जिससे ब्लड का कोएगुलेशन ना हो, ब्लड का क्लॉटिंग ना हो, ब्लड जो जम जाता है वो ना हो। ठीक है, सो हेपारिन क्या करता है? ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड की क्लॉटिंग होने से रोकता है। कौन? हेपारिन। ठीक है, अभी जब भी डायलिसिस होती है ना तो क्या करते हैं? ब्लड को बाहर निकालते हैं, एक मशीन में जाती है, वहाँ से फिल्टर होकर वापस ब्लड हमारे बॉडी में आती है, तो वहाँ पर क्या दिया जाता है? हेपारिन दिया जाता है। हेपारिन एक एंजाइम होता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। अभी अगर ब्लड हमारी बॉडी से बाहर निकल रहा है तो फिर तो क्लॉट हो जाएगा, मशीन में जाकर के क्लॉट हो जाएगा, मशीन चोक हो जाएगी। तो क्या होता है? हम वहाँ पर क्या करते हैं? हेपारिन डाल देते हैं उसमें। हेपारिन एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। हिस्टामिन और सेरोटोनिन एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी इन्फेक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है, इन्फेक्शन से बताता है, और एलर्जिक रिएक्शन में भी ये भी काम करते हैं। कौन? इओसिनोफिल्स। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब इम्यूनिटी में काम करता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कराता है। अभी अभी हमने बात किया कौन? लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, यहाँ पर एंड आता। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये डब्ल्यूबीसीज हो गए, ये प्लेटलेट्स हो गए, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। देख लेना अच्छे से इस डायग्राम की कि कौन से किस तरीके के दिखते हैं। हो सकता है इमेज से आपको क्वेश्चन पूछ दे वहाँ पर। ठीक है, लास्ट बात करते हैं हम लोग इस लेक्चर में, दैट इज़ ऑफ प्लेटलेट्स। अगर आप प्लेटलेट्स की बात करो तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। आप देख सकते हो प्लेटलेट्स जो है देखने में सबसे छोटे हैं, साइज़ में सबसे छोटे हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? और थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। याद रखने वाली बात है, बहुत लोग भूल जाते हैं कि प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं।
ओके, अभी जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेल के फ्रैगमेंट्स होते हैं, सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं। कौन बनाते हैं, बोन मैरो के अंदर मेगाकारियोसाइट्स नाम के सेल्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं, सेल के फ्रैगमेंट्स बनाते हैं, वही क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ओके, कितने नंबर में प्रेजेंट होते हैं प्लेटलेट्स, 1.5 लाख से 3 लाख, ठीक है, 1.5 लाख से 3 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है, 1 mm³ ऑफ ब्लड में 1.5 लाख से 3 लाख हमारे को प्लेटलेट्स देखने को मिलता है। ओके, सो सबसे ज़्यादा हमारे को क्या देखने को मिलता है, आरबीसी देखने को मिलता है। आरबीसी कितना होता है, हमारे को सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, हमारे को सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आरबीसी। आरबीसी कितना होता है, 50 लाख से 55 लाख, ठीक है, 50 से 55 लाख हमारे को क्या देखने को मिलता है, आरबीसी देखने को मिलता है। प्लेटलेट्स हमारे को कितने देखने को मिलते हैं, 1.5 लाख से 3 लाख, ठीक है, 1.5 to 3 lakhs हमारे को प्लेटलेट्स देखने को मिलते हैं। और जो WBCs होती है वो हमारे को 6000 से 8000 देखने को मिलती है। कितना, और ये सारे के सारे काउंट जो है वो क्या है, पर mm³ ऑफ ब्लड है, ठीक है। अगर आप 1 mm³ ऑफ ब्लड ले रहे हो तो आपको कितने WBCs देखने को मिल रही है, कितनी प्लेटलेट्स देखने को, कितनी RBCs देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, सो प्लेटलेट्स हमारे को 1.5 लाख से 3 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड देखने को मिलता है। अभी प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कोएगुलेशन, ब्लड की क्लॉटिंग में काम आने वाले एंजाइम्स को, सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या करें, हमारे ब्लड के कोएगुलेशन में हेल्प करें, हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करें, ठीक है। जो फाइब्रिनोजन है उसको एक्टिव फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करे, हमेशा नहीं करता है, कब करता है वो हम लोग ब्लड क्लॉटिंग में अलग से देखने वाले हैं। ओके, ब्लड क्लॉटिंग का पूरा टॉपिक हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, अभी अगर रिडक्शन हो जाता है, अगर कम हो जाता है, अभी अगर डिक्रीज होता है नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा तो क्या होगा, अगर हल्का सा कहीं पे चोट लग गया, हल्का सा कट गया तो ब्लड का क्लॉट नहीं बनेगा और ब्लड वहाँ से निकलता रहेगा, तो क्या होगा, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाएगा, ठीक है। एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकता है, या फिर क्या होगा, हेमोरेज होगा। हेमोरेज कैसे होता है, मान लो आपका कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, ब्रेन के अंदर या फिर कहीं भी बॉडी के अंदर कोई ब्लड वेसल फट गया, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाती है तो वो ब्लड वेसल सील हो जाता है, तो क्या होता है, ब्लड का क्या लॉस नहीं होता है। बट अगर वहाँ पर ब्लड का लॉस होते जा रहा है, वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं हो रही है, ब्रेन में मान लो कोई ब्लड वेसल फट गया, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हुआ तो क्या होगा, ब्लड वेसल फट जाएगा। अभी अगर ब्लड वेसल फट गया तो वहाँ से क्या होगा, बहुत सारा ब्लड लॉस होता रहेगा, वहाँ पर ब्लड जम जाएगा बहुत सारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेमोरेज बोलेंगे, ठीक है। सो अगर प्लेटलेट्स का नंबर कम होता है तो क्या होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हो सकता है और हेमोरेज हो सकता है। जिसको भी प्लेटलेट्स के नंबर कम हो जाते हैं ना, जिसके भी प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो उसके यूजुअली नाक और कान से ब्लड आ जाता है। क्यों, क्योंकि जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हल्का फुल्का आप दौड़ते भागते हो तो क्या होता है, कोई ना कोई ब्लड वेसल फट ही जाता है। अभी जब वो बर्स्ट होते हैं तो क्या होता है, नाक से फिर खून आने लगता है। ओके, सो जिनके भी प्लेटलेट्स कम होते हैं उनको यूजुअली नाक और कान से क्या आने लगता है, ब्लड आने लग जाता है। ओके, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही, प्लेटलेट्स तक ही डिस्कस करना था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की बात करेंगे, ठीक है।